आइए ईश्वर स्मरण। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम। उस परम पिता को नमन है जिनके कारण से हम ये सुंदर और सुखद अवसर प्राप्त कर पाते हैं, स्वस्थ शरीर के साथ थोड़ा अध्यात्म चिंतन में समय दे पाते हैं। और आप सभी लोग इसके सहयोगी हैं। आप सभी लोगों को भी मेरा अभिवादन है, क्योंकि आपकी उपस्थिति नहीं होती तो मुझे भी प्रेरणा नहीं मिलती और इस तरह गतिविधियां भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। आचार्य जी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार। द्वितीय अध्याय आज नमस्कार संपूर्ण हो जाना है। समानता। बड़े दिनों से हमने अध्ययन किया द्वितीय अध्याय, और अगले सत्र में हम इसका एक ओवरऑल, क्योंकि बिंदुशः इसकी समीक्षा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसका जो अध्ययन है बिंदुशः न करके एक सामग्री का अध्ययन करेंगे अगले सत्र में। जो कुछ सूत्र बचे हैं 62 से 68 तक, तो उनका अध्ययन करते हैं। कोई विशेष प्रकरण तो इसमें है नहीं जो अब अध्ययन का विषय है। पूर्व पाठ का थोड़ा स्मरण करते हैं। पूर्व पाठों में कहा कि जो वर्णात्मक शब्द है, वो वर्णात्मक शब्द उत्पन्न होते ही या उच्चारण करते ही उस शब्द को 3 तरह के जो आयाम हैं, जाति, व्यक्ति और इसमें आकृति, यानी व्यक्ति, आकृति और जाति, क्रम यही है, व्यक्ति, आकृति और जाति, 3 तरह के आयाम उसके साथ जुड़े होते हैं। तो तीनों आयाम उपस्थित हो जाते हैं। तो अब हम उच्चारित शब्द का किस अर्थ में ग्रहण करेंगे। हे गाय, तो यहाँ आय। अगर हमने इस तरह यहाँ आय का उच्चारण किया तो इसमें गाय में गो व्यक्ति आएगा या गो जाति या गो आकृति, कौन सी चीज यहाँ आएगी, ये प्रश्न है। तो उसके प्रकरण में उन्होंने पूर्व प्रकरणों में, इसी संदर्भ में पूर्व प्रकरण में उन्होंने 10 बढ़िया नियम बता के बताया कि कुछ ऐसी जगह है शब्द उच्चारण होने पर जाति प्रधान अर्थ ग्रहण करना होता है। फिर आगे के कुछ प्रकरण उन्होंने दिखाया कहीं आकृति प्रधान कथन होता है, और आकृति प्रधान कथन में व्यक्ति प्रधान कथन को मैं स्मरण कराता हूँ कहाँ है। और अनुराधा जी ने बढ़िया ढंग से और बारीकी से भी उन्होंने इसका अध्ययन कराया, और आपका भी इस तरह ज्ञान इससे बढ़ता चला जाता है। इसमें देखिए सूत्र संख्या जो सहचरण, स्थान, तादर्थ्य इत्यादि का कथन था, तो इसमें पहले तो या आदि जो था ना उसमें तो व्यक्ति था। इससे पूर्व यानी 59 में या शब्द, संपत, त्याग, परिग्रह, संख्या, ये जो 10 प्रकरण था, तो इनमें व्यक्ति प्रधान कथन था। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि कोई भी शब्द उच्चारण हो, तीनों तो उसके अंदर गर्भित होते ही है। तीनों को हम छोड़ करके शब्द का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा आपको कौन सा अर्थ इसमें ग्रहण करना है। इसलिए अगर कई बार कथन होता है, प्रधान कथन हो जाता है, कई बार जाति प्रधान कथन हो जाता है, कई बार आकृति प्रधान कथन हो जाता है, तो ये आपको विवेक करना है। तो व्यक्ति प्रधान कथनों में उन्होंने इसको 59 में या शब्द समूह आदि 10 उदाहरण दे के बताया कि गौ खड़ी है, गौ बैठी है,
चैत्य के लिए गाय दे दो, 10 गाय 20 गाय। तो ये जो संबंध है, संख्याओं का संबंध है, और बुलाना और गाय को ले जाना, ले आना और गाय का दान करना इत्यादि जो कथन है, ये व्यक्ति प्रधान कथन है। इस समय जब व्यक्ति प्रधान कथन होगा उस समय आकृति और जाति गौण होंगे। अब फिर आगे के प्रकरण में उन्होंने सूत्र संख्या 61 में सहचरण स्थान तादर्थ्य आदि के प्रकरण में इन्होंने आकृति प्रधान का कथन किया। तो इसमें क्या आकृति है, जैसे यमो राजा कुबेरो राजेति, ये यम राजा है और ये कुबेर राजा है। तो जैसे हम बुलाते हैं रिक्शे आ जाओ, आकृति मात्र आता है, तो यम राजा कुबेर राजा कह करके राजा की हमने एक आकृति बनाई, और यम जैसे एक काल्पनिक आकृति, यम जैसे ये दंड देने वाला राजा है, और कुबेर जैसे धन संपदा से संपन्न ये व्यक्ति है, क्योंकि रईस जीवन इसका दिखाई पड़ता है। तो इस तरह जो कथन हुआ ये आपका आकृति प्रधान कथन हुआ। तो कभी व्यक्ति प्रधान कथन करते हैं, कभी आकृति प्रधान कथन करते हैं, कभी जाति प्रधान कथन करते हैं। अब आज के प्रकरण में जाति प्रधान कथन का हम अध्ययन करेंगे और पूर्व पाठ को थोड़ा उसके साथ भी स्मरण करेंगे। तो इस तरह आज का प्रकरण एक रोचक प्रकरण है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम बढ़िया ढंग से समझ पाते हैं। मेरे पीपीटी भी चलिए मैं आपको एक शीट दिखाता हूं आज के अध्ययन के लिए जो हमने बनाई है। ये आपके सामने है। इसमें 62 नंबर सूत्र पे चलेंगे और सूत्र को एक बार पढ़ते हैं। और इसमें बजा साहब 287 नंबर पृष्ठ है मेरी पुस्तक में, और दूसरों की पुस्तक में आप देख लेना। सूत्र है आकृति तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्धे है, इस तरह सूत्र है। एक बार और सूत्र पढ़ते हैं, आकृति तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्धे है, इस तरह ये सूत्र है। तो इसमें कहा, इसको पहले समझते हैं। गौ शब्द का केवल आकृति अर्थ लिया जाए। अब उन्होंने व्यक्ति परक कथन किया, अब आकृति परक कथन करके फिर कहते हैं गौ शब्द का अर्थ केवल आकृति लिया जाए। आप क्यों भिन्न भिन्न कहते हैं, कभी जाति कहते हैं, कभी आकृति कहते हैं, इस तरह क्यों है? केवल आकृति परक लिया जाए। आकृति ही, क्योंकि आकृति को देखकर ही गौ घोड़ा आदि प्राणियों का स्वरूप सिद्ध होता है। तो आकृति को ही वर्णात्मक शब्द का अर्थ हमें मानना चाहिए। तो आकृति क्या है कि 4 पैर होना, गल कम्बल से युक्त होना। गाय की आकृति का है, सबके साथ एक एक आकृति लगी होती है। और पूंछ से युक्त होना, 2 सिंह होना। तो इस तरह, और वो मनुष्य जैसे व्यवहार नहीं करना, जानवर जैसे उसका व्यवहार होना। तो ये गो की आकृति है। तो जहां जहां व्यक्ति होगी आकृति तो वही होगी, लेकिन इस बात को उन्होंने ध्यान न दे करके उन्होंने जब आकृति के संदर्भ में 10 उदाहरण दिए, कहाँ दिए ना, सहचरण स्थान तादर्थ्य आदि 61 में दिए। तो अब उसी बात पे उन्होंने एक विचार रखा पूर्व पक्षी ने कि यही आकृति ही अंतिम वर्णात्मक शब्द का अर्थ इस तरह आप स्वीकार करें तो बहुत बढ़िया होगा। और तर्क देते हैं आकृति को देखकर ही गौ घोड़ा आदि प्राणियों का स्वरूप सिद्ध होता है। अब सूत्र देखिए, सूत्र आकृति ही तदपेक्षत्वात्, आकृति को माने, तदपेक्षत्वात् उसकी अपेक्षा ही होती है। क्योंकि अगर आपने अपना इसको बुलाया, किसको, सेवक को बुला लिया, मान लीजिए रामू बुलाया, तो रामू से आपका अभिप्राय उस परमपिता से नहीं रहा, बल्कि राम उच्चारण करे, रामू उच्चारण करते ही रामू नाम से जो आकृति आपके सामने बनी है, चलती फिरती आकृति, वो आपके सामने आ गई है। तो तदपेक्षत्वात्, आकृति की अपेक्षा रहती है हमारे व्यवहार में, व्यक्ति की हमारे सामने अपेक्षा नहीं रहती। सत्व व्यवस्थान सिद्ध है, सत्व यानी प्राणी, प्राणियों की व्यवस्थान, प्राणियों का व्यवहार, प्राणियों के साथ व्यवहार इस तरह
देखा जाता है। प्राणियों के साथ व्यवहार करते हुए इस तरह व्यवहार सिद्ध होता है और आकृति की हमेशा अपेक्षा रहती है। कुछ भाष्यकार के विचार देखते हैं, भाष्यकार ने कैसे समझाया। प्राणियों के अवयवों का तथा उन अवयवों के भी उप अवयव समूह का नाम आकृति है। तो प्राणियों के 4 पैर अवयव है, वो 4 पैर जिन उप अवयवों से जुड़े हुए हैं, पेट से जुड़े हैं, गर्दन से जुड़े हैं और किसमें रीढ़ की हड्डी से जुड़े हैं, तो ये सब उप अवयव। तो इस तरह प्राणियों के अवयव तथा उन अवयवों के उप अवयव समूह का नाम आकृति है। ये भाष्यकार के विचार है। सबसे पहले मनुष्य को आकृति का ज्ञान होता है, मोटा, पतला, नाटा, लंबा आदि इस तरह का ज्ञान होता है। उसी के आधार पर शब्दार्थ का ज्ञान होता है या शब्दार्थ उच्चारण करते ही उस शब्दार्थ से जुड़ी आकृतियां हमारे सामने आ जाती हैं। यहाँ बिंदी होनी चाहिए, वैसा बिंदी लगा दीजिए, मुझे बता देना। अतः आकृति को शब्दार्थ का जनक माना जाए, इस तरह पूर्व पक्षी ने विचार रखा। कोई पूर्व पक्षी नहीं, स्वयं सूत्रकार इस तरह एक विचार उठाए कि आकृति को ही अंतिम रूप दे दिया जाए। वर्णात्मक शब्द का मतलब व्यक्ति नहीं आकृति। तो आपकी क्या हानि होगी? आप क्या विचार रखेंगे इसके विपक्ष में? तो अब विचार तो कुछ रखे या न रखे, लेकिन सिद्धांति ने स्वयं भाष्यकार सिद्धांति बन करके उनका उत्तर भी दे दिया। तो भाष्यकार क्या कहते हैं? सूत्रकार की अपेक्षा नहीं रखी। तो क्या कहते हैं? आपका कथन निरर्थक है, क्योंकि नियत अवयवों का सन्निवेश जाति के संबंध के बिना संभव नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा नहीं, आकृति से भले ही आकृति को न माने, लेकिन व्यक्ति जाति भले ही व्यक्ति को न माने और आकृति को आप माने, लेकिन यह आकृति जाति के बिना कभी टिक नहीं सकती। जाति जैसे गोत्व, आपने कहा मानवत्व, पक्षित्व, त्व शब्द जब लगा देंगे तो अनेक एक जैसे अवयवों का, एक जैसे प्राणियों का समुदाय का कथन हो जाता है। तो शब्द में, ता शब्द में भी हो जाते हैं भारतीयता, और विदेशीयता, पृथ्वीता, सब में ता लगा करके भी हम बना देंगे। दिल्ली वासिता, उत्तर प्रदेश वासिता, ता और त्व, ये दोनों शब्दों को जोड़ने से एक सामग्रिक कथन हो जाता है। तो कहते हैं ये जो आकृति है, ये आकृति अगर मानवत्व कहेंगे तो सभी मानवों में एक जैसी आकृति होगी। गुर्दा होंगे, फेफड़े होंगे और सारे जो ऑर्गन्स हैं एक जैसे मिलेंगे मनुष्यों में। तो कहीं न्यूनता होती है, वो गौण है, न्यूनाधिकता होती है, जैसे आकृति एक जैसे नहीं होती है। क्योंकि जो पहाड़ी रहने वाले, उनके नेत्र घुसे धसे हुए होते हैं अंदर, और जो साउथ इंडियन होते हैं उनके शरीर काले होते हैं। तो इस तरह भले ही न्यूनता थोड़ी बहुत रहे, लेकिन 90% एक जाति में समता देखी जाती है। तो नियत अवयवों का सन्निवेश जाति। तो अगर गोत्व कहेंगे तो अश्वत्व में गोत्व का संबंध नहीं होगा। वो भी 4 पैर के हैं, उनके भी पूंछ होते हैं, उनकी भी, लेकिन गोत्व और अश्वत्व में भिन्न भिन्न है। तो पहले तो जाति को आपको माननी पड़ेगी, जाति को आपको मानना पड़ेगा, और जाति मानने के बाद फिर आकृति की बात आएगी, भले ही व्यक्ति को न माने। तो इस तरह स्वयं भाष्यकार ने विचार दिया कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण जाति, तो जाति के रहते ही आकृति की गिनती होती है। कभी भी आकृति जाति के बिना रह नहीं पाती है। आकृति वस्तुनिष्ठ होती है, ये व्यक्तिनिष्ठ होती है, और व्यक्ति तथा आकृति जातिनिष्ठ होती है। तो जाति प्रमुख है, जाति के अंदर व्यक्ति और आकृति होती है। और निश्चित रूप से यहाँ जो है तत्वतः देखा जाए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ प्रमुख है, लेकिन यहाँ उन्होंने बारीकी से जाति तक ले जाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को पहले दिखाया, आकृति को दिखाया, अब जाति की ओर ले जाने के अभिप्राय से भाष्यकार ने विचार को घुमा दिया और कहा निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए, जाति को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जाति पर आधारित होती है व्यक्ति और आकृति। ये है, इस तरह इसका अर्थ है। तो ये आपका सूत्र हो गया और भाष्यकार के विचार हो गए, लेकिन सूत्रकार ने कुछ नहीं कहा था। इस तरह
सूत्रकार ने कहा था आकृति अर्थ लिया जाए, तो क्या आप टिप्पणी करोगे, क्या विपक्ष में आपकी युक्ति होगी, क्या आपका तर्क होगा? इस तरह जब कहा था, स्वयं सूत्र सिद्धांत करके इसका उत्तर देंगे, लेकिन स्वयं ही इस तरह जो विचार भाष्यकार ने प्रस्तुत किया, तो वो विचार इस अगले सूत्र को देख करके, क्योंकि लगातार उन्होंने अगला सूत्र रख दिए, किन्होंने अगला सूत्र रख दिया, सूत्रकार ने, तो इसलिए इसको भांप करके उन्होंने एक छोटा सा विचार दिया कि नहीं नहीं, जाति प्रमुख होना चाहिए, तो इसलिए आकृति प्रमुख नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा समझ में आया? अब न्याय दर्शन के सूत्र 2263 पे चलते हैं। 63 पे क्या कहा, एक बार पढ़ते हैं सूत्र। व्यक्त्याकृति युगते, व्यक्त्याकृति युगते प्य प्रसंगात, व्यक्त्याकृति युगते प्य प्रसंगात प्रक्षणादिनां मृद्गवके जाति, व्यक्त्याकृति युगतेप्य प्रसंगात प्रक्षणादिनां मृद्गवके जाति, व्यक्ति आकृति युक्ते अपि अप्रसंगात। अब क्या व्यक्ति आकृति युक्ते अपि अप्रसंग का कथन है? अब कहते हैं तो फिर पूर्व पक्षी ने एक छोटा सा विचार रखा कि हम गौ शब्द का अर्थ जाति मानने को तैयार हैं। आप जाति की इतनी बड़ी तारीफ करते हैं, अगर भाष्यकार के विचार को उन्होंने लिया कि हम जाति मानने को तैयार हैं। लोक में हम देखते हैं कि मिट्टी की गौ अर्थात खिलौने में व्यक्ति आकृति के होने पर भी उसमें स्नान, भोजन, दुग्ध दोहन आदि व्यवहार न होने से गौ शब्द का अर्थ केवल जाति ही लिया जाए। अब सूत्र में उतरिए, फिर यहां से समझते हैं। कहा व्यक्ति आकृति युक्ते, ठीक है, हम लोक में देखते हैं, हम जाति मानने को तैयार हैं, क्योंकि जाति मानने के पक्ष में उन्होंने तर्क दिया स्वयं कि व्यक्ति और आकृति युक्ते मृद गवके, पहले मृद गवके ले लीजिए, मृद यानी मिट्टी, मिट्टी से बनी हुई जो गाय है, गवके गाय, क के इसलिए कहा, क विप्सा अर्थ में होता है, लघु अर्थ में सामान्य सी मिट्टी से बनी हुई एक कोई छोटी सी गाय है। तो ये छोटे अर्थ में जैसे पत्रक, पत्रक छोटा सा एक पन्ना दो पन्ना, उसको पत्रक कहते हैं। तो उसी तरह पुत्रक, मेरा छोटा सा बेटा है, तो क जो होता है ये विप्सा अर्थ में, घृणा के अर्थ में, लघु के अर्थ में प्रयोग होता है। तो कहते हैं जाति मानने में जो तर्क है, इसके वो तर्क इस तरह है, व्यक्ति आकृति युक्ते, उस मृदगवके मिट्टी से बनी गाय में व्यक्ति और आकृति मिलती है, क्योंकि गाय एक व्यक्ति है, एक जगह से दूसरी जगह वो गाय ले ली जाती है और उसका दान भी किया जाता है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह हम रख लेते हैं, इसलिए उसमें व्यक्ति युक्त है। फिर कहते हैं आकृति भी युक्त है, आकृति हमने बनाई है, जैसे कलर दिया है और जैसे उसका गल कम्बल बनाया, पूंछ बनाया, तो पूंछ बनाई, तो उस हिसाब से वो आकृति से युक्त है। तो व्यक्ति और आकृति युक्ते अपि अप्रसंगात, अपि अप्रसंगात, अप्रसंग है ना, गल कम्बल आदि युक्त, हाँ अप्रसंगात, क्योंकि युक्त होने पर भी अप्रसंग की स्थिति वहां प्राप्त होती है, क्योंकि व्यक्ति आकृति युक्त होने पर भी कुछ अप्रसंग का स्वरूप वहां दिखाई पड़ता है। क्या स्वरूप, अप्रसंग स्वरूप है ना, प्रोक्षण आदि नाम, प्रोक्षण आदि क्षेत्र में अप्रसंगता देखी जाती है। प्रोक्षण यानी नहाना, नहलवाना, धुलाना, और क्या करना, दुग्ध दोहन करना, तो इत्यादि क्षेत्र में यह अप्रसंगता की स्थिति होती है। व्यक्ति आकृति होने पर भी ये संभव नहीं हो पाती है। तो संभव नहीं हो पाती है तो गोत्व जाति को हमें मानना पड़ेगा। गोत्व से अभिप्राय है अश्वत्व, गोत्व यहाँ जीवित से अभिप्राय होगा, और ये मृदगवत्व अगर मृत से होगा तो मृद गोत्व होगा, मृदगवत्व होगा। अगर आपको सुवर्ण से व्यवहार करना है ना, सुवर्ण गवत्व होगा, तो एक विशेषण और लगाना पड़ेगा। अगर गोत्व कहते हैं, ये जीवित गोत्व से संबंध है, यानी जाति से इसका संबंध है। व्यक्ति आकृति हमें मिल जाने पर भी अप्रसंग प्रसंग हमारे सामने आके प्रस्तुत होता है कि प्रोक्षण आदि में ये अप्रसंग की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए इस मृद गवक में
गोत्व नहीं है। अगर गोत्व है तो मृद गवत्व करके इसमें मृत शब्द को आपको जोड़ना पड़ेगा। इससे संकेत मिलेगा कि मिट्टी से बने गोत्व, इस तरह का अर्थ होगा। तो लेकिन वास्तविक जो गोत्व है ये गाय में नहीं है। तो जाति आपको मानना पड़ेगा। जिस गाय की बात हम कर रहे हैं वो गोत्व है, वो जीवित गोत्व का कथन है, ये इसका कथन है। फिर देखिए एक बार कहते हैं, लोक में हम देखते हैं कि मिट्टी की गौ खिलौने में व्यक्ति और आकृति के होने पर भी उसमें स्नान, भोजन, दुग्ध दोहन आदि व्यवहार न होने से गौ शब्द का अर्थ केवल जाति ही लिया जाए। तो इसलिए गोत्व का व्यवहार हम चाहते हैं, और गोत्व का व्यवहार जो है आकृति और व्यक्ति से भिन्न होता है, और वही गोत्व जाति कहलाती है। और वह जाति निश्चित रूप से जीवित गाय से संबंध स्थापित करती है। तो इस तरह इन्होंने यानी जाति पक्ष में अपने विचार को मोड़ा। पहले व्यक्ति पक्ष का विचार सुने हमने, आकृति पक्ष के सुने, अब जाति पक्ष के लिए पूर्व पक्ष ने एक तर्क रखा कि हाँ, हम विचार को बदलने में तैयार हैं। बड़े राजनेता अपने बयान बदल देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बयान बदलते हैं। जब कहा जाता है कि मायावती की तो अब अजगर कहते हो, तो वो कहते हैं जब राजनीति में हम होते हैं तब तो उस समय मायावती हमें अजगर दिखती थी, अब तो जनता से बीजेपी से अलग हो गए ना, तो इसलिए अब तो मायावती तो हमारी बहन जैसे लगने लगी है। तो इस तरह जैसे विचार बदलता है, पूर्व पक्षी अपना करवट भी बदल देता है। तो तात्पर्य ये है कि अगर हम अब निष्कर्ष पे उतर जाए, अगर हम इस तरह माने कि गाय का अर्थ जाति रखें तो क्या समस्या होगी, इस तरह एक नया प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया। और सिद्धांति क्या कहता है, देखिए 63 में हाँ हो गया, 64 पे आते हैं। 64 में कहते हैं, नाकृति व्यगति अपेक्षत्वात् जाति अभिव्यगते है। नाकृति व्यगति अपेक्षत्वात् जाति अभिव्यगते है, न आकृति व्यगति अपेक्षत्वात्। न हम मानने को तैयार नहीं है, न यानी हम मानने को तैयार नहीं है। तो तैयार जब नहीं है तो क्या है फिर हम, न आकृति व्यगत्य अपेक्षत्वात् जाति अभिव्यगते। तो आकृति व्यक्ति की अपेक्षा से, यहां से पढ़ते हैं, गौ शब्द का अर्थ केवल जाति हम यह मानने को तैयार नहीं है। आकृति और व्यक्ति की अपेक्षा बनी रहती है। आकृति व्यक्ति अपेक्षत्वात्, क्योंकि आकृति व्यक्ति की सहायता से ही जाति का यथार्थ बोध होता है। ये जाति जो है, अगर गोत्व कहते ही जीवित गाय को मानते हैं तो इसमें भी जीवित गाय में भी व्यक्ति आकृति का ही संबंध होना चाहिए। कितनी बारीकी से इन्होंने विषय को स्पष्ट किया। गोत्व कह करके अगर आप जीवित गाय का ही ग्रहण करते हैं और जाति वहां स्थापित करते हैं, तो जहां जीवित गोत्व है तो वहीं तो होंगे जीवित आकृति और व्यक्ति। और मृदगवक में आकृति व्यक्ति रख करके गोत्व कह करके जीवित गाय का आप ग्रहण करेंगे और आकृति और व्यक्ति कहीं भी हो सकते हैं, इस तरह का तर्क रखेंगे, ये ग्राह्य नहीं है। यही इनका कथन है। गौ शब्द का अर्थ केवल जाति आप मानते हैं, ये ग्राह्य नहीं है। तो आकृति और व्यक्ति की अपेक्षा होने से आकृति व्यक्ति अपेक्षत्वात् जाति अभिव्यक्ति, जाति की अभिव्यक्ति, जाति का जब बोध होता है तो वह जाति का बोध व्यक्ति और आकृति की अपेक्षा रखता है। तो जाति का बोध व्यक्ति आकृति की अपेक्षा से होती है। अगर जाति कहते ही जीवित गोत्व का कथन है तो यहाँ व्यक्ति और आकृति जीवित गोत्व का ही होना चाहिए, इस तरह उसका कथन है। और आप विराट भवन खड़े कर देते हैं जाति के नाम पर, और उसकी जो नींव है आकृति और व्यक्ति, और उसका आप कथन नहीं करते हैं, तो फिर विराट भवन खड़ा थोड़ी हो पाएगा। और घास फूस से अगर नींव बनाएंगे तो विराट भवन का कथन निरर्थक होगा। तो इस तरह इन्होंने कहा। तो बस अब कहते हैं, अब स्वयं भाष्यकार ने अपना तर्क रखा। क्या रखा? जब पदार्थ का अर्थ सर्वत्र व्यक्ति नहीं है,
क्योंकि पहले हमने व्यक्ति परक अर्थ दिया था। कुछ क्षेत्रों में पदार्थों का अर्थ व्यक्ति आपको मानना है, जैसे 20 गाय, 10 गाय, गाय का दान करो, चैत्य का ये गाय है इत्यादि में व्यक्ति का कथन था। आकृति का कथन हमने किया था, रिक्शा आओ, हाँ, गंगा में मेरा घर है। तो गंगा में कहने का मतलब गंगा के निकट, बिल्कुल किनारे पे। गंगा में, गंगायाम गावस्सरन्ति, गंगा में गाय चल रही है, यानी गंगा के निकट जो घास वाला मैदान है तो उसी में गाय चल रही है। तो इसी तरह जो कथन था यह आकृति परक कथन था, और गंगा में मेरा घर है, गंगा को आकृति बना करके घर का प्रतिपादन किया गया। अर्थ क्या निकला? गंगा के निकट। तो उसी तरह हाँ, आकृति को भी जब व्यक्ति का यह कथन था, आकृति भी नहीं है, वर्णात्मक शब्द का अर्थ व्यक्ति नहीं है, आकृति नहीं है और जाति नहीं है, और अभी जाति को मानने को आप तैयार नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? वर्णात्मक शब्द का अर्थ तीनों में से किसी को आप मानने को तैयार ही नहीं है, और कहते हैं सभी अर्थ प्रमुख है, सभी अर्थ प्रमुख है। और या एक एक शब्द अपने क्षेत्र में अपना अर्थ व्यक्त करता है, आकृति अपना अर्थ व्यक्त करती है, व्यक्ति अपना अर्थ व्यक्त करता है और जाति अपना अर्थ व्यक्त करता है, तो फिर हम किसे माने? इस तरह एक विवादित जब प्रसंग आया तो अब उसका समाधान करते हैं सिद्धांति बन करके स्वयं सूत्रकार। 2-2-65 पे आइए, क्या कहते हैं देखिए। व्यगत्याकृति जातयस्तु पदार्थः, व्यगत्याकृति जातयस्तु पदार्थः, पदार्थः वर्णात्मक शब्दार्थ। वर्णात्मक शब्द का अर्थ इस अभिप्राय से पदार्थ कहा, पद यानी वर्णात्मक पद। तो वर्णात्मक जो पदार्थ है, वर्णात्मक जो शब्द है, तो उसका अर्थ 3 है, व्यक्ति है, आकृति है, जाति है। तो इसलिए एक एक आप नहीं मान सकते, व्यक्ति प्रधान ही वर्णात्मक शब्द ऐसा नहीं मान सकते, केवल आकृति प्रधान ही वर्णात्मक शब्द नहीं मान सकते, जाति प्रधान वर्णात्मक शब्द है ऐसा नहीं मान सकते। वर्णात्मक शब्द का तीनों अर्थ इस तरह मान के चले, और जिस प्रसंग में जो अर्थ प्रमुख है उसी अर्थ को वहां ग्रहण करें। लोक में इस तरह व्यवहार चलता है, तो आप ये नहीं कह सकते आकृति प्रधान है, व्यक्ति प्रधान है, जाति प्रधान है। इसलिए आकृति प्रधान कथन करें, व्यक्ति प्रधान कथन छोड़ दे, व्यक्ति प्रधान कथन करें, आकृति प्रधान कथन छोड़ दे, ये गलत है। कई बार होता है शास्त्रों में, हमने पढ़ा है कि इस तरह शब्द का प्रयोग ना करें, हे रिक्शे तुम आ जाओ, ऐसा शब्द प्रयोग ना करें। लेकिन ये जिन विद्वानों ने इसमें श्रम किया, निरर्थक ही किया, इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, समाज में ये शब्द प्रचलित है, तो इसलिए इसको आप हटा नहीं सकते। हमने पढ़ा, पूर्व प्रकरणों में भी पढ़ा है, जब 16 ये पदार्थों का अध्ययन किया तो उसमें हमने छल प्रकरण में इसको पढ़ा है। तो इसका भी बड़ा महत्व है, और इस शब्द को हटाने से बड़ा पाप पड़ता है। समाज में जैसा प्रचलन है ऐसा ग्रहण करें। निश्चित रूप से कभी गौ का अर्थ जाति प्रधान हो सकता है, कभी आकृति प्रधान हो सकता है, कभी व्यक्ति प्रधान हो सकता है। ये तीनों अर्थ मान के चलें और आप अपने विवेक से प्रसंग आदि देख करके वहां निर्णय करें। हाँ, कुछ व्याकरण का प्रकरण में सुना देता हूं कैसे कैसे है। क्या है? सामर्थ्य मौचिति देश कालो व्यक्ति ईश्वरादय। कुछ वर्णों के सामर्थ्य होते हैं। बन्हिना, बन्हिना बन्हिना दग्धम हस्त, बन्ही से आग से हाथ जल गया, आग से हाथ जल गया। अब आग में सामर्थ्य हाथ को जला सकता है, और आग से हाथ गल गया आप नहीं कह सकते। जिस शब्द के साथ जिस शब्द का सामर्थ्य है, भले ही वहां भी टेम्परेचर है, यहाँ ठंड टेम्परेचर है और वहां गर्मी का टेम्परेचर है, लेकिन शब्द जिसके साथ सामर्थ्य जो रखता है उसी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जैसे कोई कहे ये गाय के आंख फूट गई की जगह कहें गाय के आंख टूट गई। अगर कोई कहे, जैसे सब हम हंस पड़ते हैं, क्योंकि टूटना का संबंध सामर्थ्य अलग है और फूटने का संबंध अलग है, तो आप हटा नहीं सकते, बल्कि
टूटना भी और फूटना भी दोनों एक जैसा ही अर्थ प्रतीत करते हैं। तो लेकिन शब्द का सामर्थ्य, सामर्थ्य, औचित्य, औचित्य होना चाहिए। शब्द का कथन में औचित्य होना चाहिए। जैसे महर्षि दयानंद ने कहा, क्या कहा कि 10 साल की 9 वर्ष की लड़की के साथ कितने 25 वर्ष के पुरुष का विवाह होना चाहिए। अब औचित्य को आपको देखना पड़ेगा। महर्षि ने जिस समय लिखा था, कुछ विचार भी आए कि इन विचारों को हटा दें। 16 से 48, 16 वाली का 25 से 48 साल के व्यक्ति से, 9 साल नहीं लिखा स्वामी दयानंद जी ने। हमारे दूसरे स्मृतियों का कथन है, महर्षि दयानंद को छोड़ दीजिए, दूसरे स्मृतियों का कथन है 8 वर्षे भवेद गौरी 10 वर्षे तु रोहिणी प्राप्ते तु 10 वर्षे तु रोहिणी प्राप्ते तु 12 वर्षे कन्या गेया रजस्वला। यानी 8 वर्षे भवद गौरी, 8 वर्ष से अगर कन्या का विवाह कर देते हैं तो गौरी कन्या के साथ विवाह हो जाता है। 10 वर्षे तु रोहिणी, 10 वर्ष में अगर कन्या का विवाह कर दें तो रोहिणी कन्या के साथ विवाह होता है। और 12 साल में अगर प्राप्त कन्या के साथ आपका विवाह हो जाए तो रजस्वला कन्या के साथ आपका विवाह होता है। और पिता पिबती शोणितम, अगर रजस्वला कन्या का विवाह पिता करता है तो वो पिता उस कन्या का जो रज है और रक्त है उसका पान करता है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। अब हम औचित्य को यहाँ लगाएंगे। ये निरर्थक नहीं है कथन। उस समय उस परिस्थिति, किस परिस्थिति में ये ग्रंथ लिखा गया था, ये औचित्य है। और उस औचित्य के हिसाब से इस तरह स्मृति ग्रंथ बनते थे। और मनु के समय पे 8 तरह के विवाह थे। आज तो जो ट्रांसजेंडर है उसके लिए भी हम चाहते हैं एक अलग विवाह का प्रथा हो, अलग विवाह की प्रथा बने। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से स्मृति शास्त्र बदलते रहते हैं। और ये स्मृति शास्त्र लकीर जैसा नहीं, वेद जैसा नहीं। तो स्मृति और श्रुति, इसलिए 2 पक्ष है। श्रुति में बदलाव नहीं होता है, स्मृति में हमें समय परिस्थिति में बदलाव करना होता है। तो ये जो बदलाव है उसका नाम औचित्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वरादय। इसलिए देश भी है महत्वपूर्ण, काल भी है महत्वपूर्ण और स्वर भी महत्वपूर्ण है। काल का बता देता हूं, सभी को बताना संभव नहीं है। जो होते हैं व्याकरण के कुछ परिभाषा है। काल का मतलब है, जैसे हमारे घर में शाम होते ही 6 बजे हमारे परिवार में लोग, माता जी और सब है, माता जी खूब चिल्लाती, अरे भगवान को आरती करो, फलाना करो। हाँ, हम लोग पंडे होते हैं ना, वो घर में रहने नहीं देती, परेशान। तो अब पत्नी कहती, अरे देखो अब तो कहीं बाहर गई थी, अब तो रात हो गई, 8 बजे आए आज। हाँ, माता जी तो बड़े परेशान है, आज तो आरती नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ। माता जी खुद कर लेना संभव नहीं है। तो जब मैं ऑफिस से जाके घर पहुंचा, नया होना चाहिए आरती। तो आप पत्नी कहती है अब तो 8 बज गए हैं, अब तो आरती का समय नहीं है। तो शास्त्र क्या कहता है, कालो व्यक्ति ईश्वरादय, यानी समय का अतिक्रमण आप कर सकते हैं, क्रिया का अतिक्रमण नहीं कर सकते। यानी आरती तो आपको करनी है, समय का भले ही अतिक्रम हो जाए, आप देर में उठे भले ही, क्योंकि रात में सोए, कम से कम निद्रा आपकी नहीं खुली। 8 बजे आपको उठना था, आप 10 बजे उठे, नहीं उठेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए अगर देर में उठे, लेकिन आपको तो संध्या वंदन करना ही करना। ये शास्त्र में क्या कहते हैं, काल परक औचित्य है। ध्यान रखना, किसी भी ऐसा अवसर न हो बिना ईश्वर स्मरण से आपने कुछ ग्रहण किया हो। तो इसलिए ये पंक्ति मीमांसा की पंक्ति है, काल का अतिक्रमण भले ही हो जाए लेकिन क्रिया का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ईश्वर पूजन और जो आपकी सारी विधि व्यवस्था हो ज्यों का त्यों चले। ईश्वर काल के अंदर बंधे नहीं है, लेकिन आपको बंधने से ईश्वर के निकटवर्ती आपको होने का एक अवसर मिलता है। तो इस तरह ये कुछ प्रकरण होते हैं, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वरादय, इनके आधार पे हमें अपने दिनचर्या बदलनी चाहिए। स्मृतियों में कुछ भी गलत नहीं लिखा, लेकिन हमें उसका यथार्थ समय और परिस्थिति के अर्थ से ग्रहण करना चाहिए। तो अब देखते हैं, गौ शब्द का अर्थ व्यक्ति, आकृति और जाति तीनों ही है, परंतु अलग अलग प्रसंगों में एक एक अर्थ की प्रधानता आपको
माननी है। तो इस तरह अगर मानेंगे तो वर्णात्मक शब्द का अर्थ क्या है? तीनों है, व्यक्ति, आकृति, जाति, और जहां जैसा विनियोग है वहां हो जाएगा। अब हमने जो पढ़ा उसका मैंने स्मरण कराया। 10 गाय, 20 गाय, 10 गावः विंशति गावः, इस तरह हमने प्रकरण में पढ़ा। तो यहाँ व्यक्ति प्रधान शब्दार्थ का कथन है, क्योंकि शब्दार्थ वर्णात्मक शब्दार्थ से हमारा अभिप्राय है। वर्णात्मक शब्द जो अर्थ व्यक्त करता है वह व्यक्ति प्रधान अर्थ व्यक्त करता है। और आकृति प्रधान अर्थ का गंगायाम घोष, गाय गौएं कहाँ चरती हैं? गाय न गंगायाम गावश्चरन्ति, गंगा में गौएं चरती हैं। तो यहाँ क्या अर्थ है? गंगा में चरती है। गंगा में कैसे गाय चरे? एक आकृति हमारे सामने खींची और वो आकृति निष्फल होने के बाद फिर जब हमने समीक्षा की तो बिल्कुल गंगा के नजदीक तट पे चरती है, घास खा रही है। तो इस तरह का अर्थ हुआ। अब कहाँ है जाति प्रधान शब्दार्थ? कहाँ है? गोसु कृष्णा बहु खीरा, हमने इस तरह एक पंक्ति दी। गोसु कृष्णा बहु खीरा, गाय में कृष्णा गाय, काली गाय बहुत दूध देती है। इस तरह प्राचीन भारत में थी। ये भी औचित्य से खंडित हो जाएगा, लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा ही है, शास्त्रों में कहा ऐसा नहीं। सब कुछ ये बदलने वाली है परिस्थिति। जिस समय ये पंक्तियां लिखी गई तो उस समय गाय की इतनी नस्लें नहीं हुई। आज तो नस्लें बदल करके गौओं को बदल दिया जा रहा है। और ऐसा जो गाय है वो बड़े दूध देती है और उसके जो मलमूत्र आदि उससे भयंकर बीमारियां होती है। तो निश्चित रूप से हम दुर्गति की ओर जा रहे हैं। और जो गाय को पालते हैं जर्सी गाय, ये भयंकर खतरनाक है। मेरे कई ऐसे परिचित व्यक्ति हैं जो इसका गाय के खेती आदि करके, गाय पालन आदि करके, जर्सी गाय आदि पालन करके भयंकर बीमारी के शिकार हो रहे हैं और कई मर भी गए हैं। तो इस तरह क्योंकि नस्लें बदल दी गई है और एक समय में अगर 20 लीटर एक जर्सी गाय दूध दे तो उसके पीछे लोग लगे रहते हैं और एक बड़ी कमाई के पीछे। और इसका मलमूत्र से इतना इन्फेक्शन होता है कि शरीर फूल जाता है, पूरा का पूरा शरीर, और व्यक्ति जल्दी मर जाता है। तो इस तरह ये कुछ समस्याएं हैं। अब ये बजाज साहब गाय के लिए दान करते हैं, इसका भी आपका ज्ञान रखना चाहिए, कुछ इस तरह काम करना चाहिए। गोसु कृष्णा बहु खीरा, काली गाय बहुत दूध देती है। यहाँ कृष्ण गोत्व जाति है तो केवल कृष्ण गोत्व यानी काली गाय, गाय तो है, जीवित गाय है, जीवित व्यक्ति आकृति वाला है। और ऐसे जितने काली गाय जीवित व्यक्ति आकृति और जाति से युक्त है तो उन्हीं गाय का यहाँ कथन किया जा रहा है इस तरह। तो ये कुछ बढ़िया प्रकरण है। गोसु कृष्णा बहु खीरा, महर्षि दयानंद एक बढ़िया लिखते हैं प्रकरण गाय के संदर्भ में। जब यजमान के यहाँ पंडित गया तो देखा कि क्या है कि ये गाय से अपने बच्चों को दूध पिला रहा है। तो पंडित के मन में विचार आया, अरे इसके गाय तो लेनी चाहिए, चलो इसके बूढ़ा जो बाप है या माँ है मर जाए तो किसी अवसर पे मैं ये पंडित बन करके इससे गाय लूटूंगा। तो प्राचीन भारत की कथा है, चलिए थोड़ा विनोद कर लेते हैं। तो अब इस बहाने से पंडित प्रतीक्षा कर रहा था और उसके पिता की मृत्यु हुई और उन्होंने गोदान किया और गोदान में कहा कि वही गाय तो चाहिए। संयोग से गाय ब्याही थी और वही 15-20 दिन के अंतराल में जब पंडित ने सोचा तो बस उस गाय को लेने के लिए वो हट करने लगा। तो आखिर में क्रिया आदि, शुद्धि क्रिया आदि में जो 12-13 दिन ही क्रिया चलती है तो गाय को उसने दे दिया और तर्क दिया पंडित, ये गाय के पूंछ पकड़ करके तेरे पिता स्वर्ग लोक पहुंचेंगे। वो तो बड़ा दुष्ट था हरियाणवी, तो वो प्रतीक्षा करता रहा। 8-10 दिन के बाद जाके पहुंचा तो पंडित बढ़िया मलाई मार के खा रहा था। उसके बच्चे खा रहे थे गाय के दूध से, तो गुस्से में कहा मेरे बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं और पंडित का बच्चा खा रहा है और मेरी गाय मुझे दे दो ना। क्यों ना, मैंने कहा था कि मेरे पिता को स्वर्ग पहुंचाना है और गाय तो तुम्हारे यहाँ बंधी है और मेरे पिता कैसे स्वर्ग पहुंच गए। अब पंडित उसको समझा नहीं पाया, आखिर में वो डांट फटकारा करके उस गाय लेके वापस आ गया। एक बढ़िया कथा है।
तो इस तरह लोगों को बड़े गुमराह किए जाते हैं। तो गोसु कृष्णा बहु खीरा, तो काली गाय वो रही होगी, और उस प्राचीन जमाने में उस गाय को पंडित ने हड़पा। तो इस तरह अब देखते हैं 2266 का प्रकरण देखते हैं। 66 में क्या कहा? अब प्रश्न आया मन में, एक एक परिभाषा कर देनी चाहिए। विषय क्लियर हो गया कि व्यक्ति प्रधान कथन हो जाए, जाति प्रधान कथन हो जाए, आकृति प्रधान कथन हो जाए, वो आप औचित्य और तर्क आदि लगा के अर्थ समझ लें। तो व्यक्ति की परिभाषा कर दे। तो ये जो 66वां सूत्र है, सिद्धांति के अब तीनों सूत्रों में विचार आएंगे। अब पूर्व पक्षी के विचार खत्म। तो व्यक्ति की परिभाषा ये है। क्या व्यक्ति की परिभाषा? पहले परिभाषा हिंदी में पढ़ लेते हैं। जो परमाणुओं के संघात, रूप रस गंधादि गुणों तथा गुरुत्व लघुत्व परिमाण आदि का धारण करने वाला है, उसे व्यक्ति कहते हैं। जैसे व्यक्ति में गाय और अश्व है, यानी परमाणुओं के संघात से जिसकी आकृति बनी है, रूप रस गंध आदि से जिनका संबंध है, जो गुरुत्व यानी वजन भी जिसमें है, और लघुत्व यानी हल्कापन भी जिसमें है, तो इस तरह परिमाणादि गुणों को धारण करने वाला है, उसे व्यक्ति कहते हैं। तो एक बढ़िया विचार आ रहा है इसमें। ईश्वर के पास, ईश्वर अगर सगुण स्वरूप है, ईश्वर के साथ अनेक गुण होते हैं जैसे जैसे हम जानते हैं, लेकिन एक गुण कभी ईश्वर को छोड़ता नहीं है, और वो गुण क्या है? परिमाण गुण है। ईश्वर है, भले ही उसमें कोई गुण ना दिखाई पड़े, ईश्वर में परिमाण नामक एक गुण होता है। और जीवात्मा, उसको भी वही गुण नहीं छोड़ता, भले ही सारे गुण छोड़ दें, क्योंकि जैसे जैसे व्यवहार होता है, गुणों के साथ संबंध होता है, हम जानते हैं ये दया, क्षमा, सौगुण, सौशील्य, वात्सल्य इत्यादि गुणों से युक्त है, लेकिन एक गुण उनका साथ नहीं छोड़ता, परिमाण नामक गुण है। तो ईश्वर विभू परिमाण से युक्त होता है, और जो जीवात्मा है वो अणु परिमाण से युक्त होता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना। कुछ तो है, डायमेंशन है, और कैसा डायमेंशन है कि ये विभू परिमाण है, इतना व्यापक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप है, और स्थूल से स्थूल स्वरूप है। जैसी भी आप कल्पना कर लें, तो वो विभू पर, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म विभू परिमाण। बहुत से लोग सूक्ष्म का अर्थ करते हैं छोटा, छोटा नहीं है, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म विभू परिमाण, और स्थूल में भी स्थूल विभू परिमाण है, और यहाँ अणु परिमाण है। इसका क्या स्थूल क्या सूक्ष्म, इसका तो एक ही स्वरूप है जीवात्मा का, एक देश में रहना है, और न घटना न बढ़ना। तो इस तरह परमेश्वर में दोनों संभव है, सूक्ष्म का विभू और स्थूल का विभू। इसका तो न सूक्ष्म है न स्थूल है, एकमात्र अणु परिमाण जो है वही उसका स्वरूप है। तो इस तरह कुछ विचार यहाँ घुले मिले विचार मिले। चलिए, अब हमने व्यक्ति को क्या अध्ययन किया, ये व्यक्ति है। सूत्र पे इसको संगत बैठाते हैं अर्थ को। देखिए, व्यक्ति गुण विशेषाश्रयो मूर्ति, मूर्ति यानी जो दिखाई पड़े, मूर्त, एक मूर्ति जो हमें दिखाई पड़ती है, तो वो क्या है? गुण विशेषाश्रय, विशेष गुणों से युक्त होता है। तो विशेष गुण से जो दिखाई पड़ता है, उसके लिए हमने परमाणुओं का संघात बनेगा तभी तो दिखाई पड़ेगा, ये अर्थ लिया। और विशेष गुण उसके अंदर होते हैं, रूप रस गंध आदि गुणों से तो बना हुआ होता है। पृथ्वी में 4 गुण तो होते ही है, और इन गुणों के रग रग में आकाश गुण भरा हुआ होता है, और गुरुत्व, द्रवत्व, लघुत्व, स्नेह, शब्द इत्यादि अनेक गुण उसके अंदर होते हैं। तो ऐसे जो स्वरूप हमारे सामने उभरता है, परमाणुओं का संघात उभरता है, उसका नाम जाति है। तो इस तरह ये जाति की परिभाषा हुई। अब कहते हैं आकृति की परिभाषा बताओ। व्यक्ति की, जाति की नहीं आचार्य जी, व्यक्ति की परिभाषा। गलत कहा, क्षमा करें। तो जो इस तरह परमाणुओं का संघात सामने उभर के आता है, मैं तो व्यक्ति कहना चाहता हूं, लेकिन मेरी शब्दावली जाति को खींच रहा है, जाति में बड़ी रुचि है। चलिए, जो परमाणुओं का संघात है, रूप रस गंध आदि गुणों और गुरुत्व लघुत्व जिसमें है, वो व्यक्ति कहलाता है। तो गाय एक व्यक्ति है, अश्व एक व्यक्ति है, इनमें परमाणुओं का संघात है, रूप रस गंध आदि का संबंध है। अब आया आकृति की भी एक परिभाषा बता दो। स्वयं ही इनके मन में विचार उठते हैं, सूत्रकार के मन में। तो क्या देखिए परिभाषा उन्होंने की है,
आकृतिर जाति लिंगा आख्या 67 सूत्र है, 291 पृष्ठ है, वैसा मिला आपको। आकृतिर जाति लिंगा आख्या। अब आकृति क्या परिभाषा है? गोत्व आदि जाति। हाँ, आकृति जो है, आकृति की परिभाषा है जाति इसमें होनी चाहिए, और जाति के जो लिंग आदि हैं, यानी गोत्व एक जाति है और उस जाति के क्या लिंग है, न जाति के लिंग यानी कारण, उस जाति में दिखाई पड़ने वाले जो कारण हैं, जो गुण हैं, क्या क्या है, ना सिंह होना, पूंछ होना, पाव होना, गल कंबल आदि होना, इन्हीं लक्षणों को प्रकट करने वाली वस्तु का नाम आकृति है। वही मैंने जो कहा, 4 पैर, 1 पूंछ, 2 सिंह, गल कंबल, इस तरह की जो आकृति दिखाई पड़े तो उसी का नाम, इस तरह जो स्वरूप दिखाई पड़े उसी का नाम आकृति है। और ये आकृति गोत्व से चिपकी हुई होती है, और साथ में यह आकृति मुख्यतः व्यक्ति में चिपकी हुई होती है, और व्यक्ति आकृति दोनों गोत्व में चिपके हुए होते हैं। तो इस तरह इसका संबंध है। तो अभी तो कह रहा है, जो जैसे सूत्रकार कहते हैं कि आकृति गोत्व में चिपकी हुई होती है, आकृति। ठीक है, समझ में आया। आकृति जो है जाति में विद्यमान जो लिंग है उसी का कथन किया जाता है। यहाँ लिंग का अर्थ स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि नहीं है, बल्कि यहाँ विद्यमान, यह अर्थ भी लिया जा सकता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि अर्थ, लेकिन उतने अर्थ में सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ उसके साथ साथ ये भी है, सिंह, पूछ, पांव, गल कंबल आदि इनके कारण, जाति में दिखाई पड़ने वाले कारण जो है उन्हीं का कथन जब किया जाता है, वह आकृति का कथन होता है। अब प्रश्न उठा, जाति की परिभाषा बताओ। एक जाति की परिभाषा न्याय दर्शन में क्या है? जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए न्याय दर्शन की तो आजकल पढ़ाई नहीं होती है। अगर ये विश्वविद्यालय में इस तरह अध्ययन होता, अब तो कुछ चुनिंदा सूत्र होते हैं। सर्वदर्शन संग्रह एक होता है, क्या आपने कोर्स किया? सभी विद्वानों से पूछिए। हाँ, मैं तो सर्वदर्शन मेरा विषय है, सर्वदर्शन में मैंने एमए किया है। तो क्या पढ़ते हैं? मुश्किल से 20 सूत्र पढ़े होंगे न्याय दर्शन के, बस उसी से इनको न्याय दर्शन में उपाधि मिल गई, सर्वदर्शन। सभी दर्शनों को मिला करके चुनिंदा कुछ सूत्र ले लेते हैं और कुछ इसमें निबंध बना लेते हैं, बस इसको पढ़ करके लिख करके ये विद्वान विदुषी बन जाते। तो इसीलिए अगर होता तो आप पढ़ते इस तरह तो आपको पूछा जाता, अब जाति की परिभाषा बताओ। अब जाति की परिभाषा आपके सामने है, सूत्र देखिए 68। समान प्रसवात्मिका जाति, समान प्रसवात्मिका जाति। अब समान प्रसवात्मिका यानी एक समान, प्रसव यानी ज्ञान को उत्पन्न करने का स्वरूप ही जाति है। आत्मिक शब्द का अर्थ स्वरूप, तदात्मक, उसका स्वरूप, उसके स्वरूप जैसा। तो समान ज्ञान को उत्पन्न करने का स्वरूप ही जाति नामक पदार्थ है। तो ये क्लियर नहीं हुआ? समान ज्ञान को उत्पन्न करने का स्वरूप, इसको फिर खोला, जो भिन्न भिन्न आधारों में एक समान ज्ञान को उत्पन्न करती है। यानी जाति वह है कि भिन्न भिन्न आधार भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन एक समान ज्ञान का उत्पन्न करने वाला होगा। तो ऐसा जो पदार्थ है उसको जाति कहते हैं। जैसे वनत्व। अब वनत्व, ऋषिकेश का वन अलग है, दिल्ली का वन अलग है, हरियाणा का वन अलग है, और दूसरी जगह का वन अलग है, लेकिन वनत्व कुछ तो समानता है। तो भिन्न भिन्न आधार, वन एक भिन्न आधार है, तो भिन्न भिन्न वनों के आधार होने पर जो एकत्व का ज्ञान कराए। पर्वतत्व, पर्वत भी अलग अलग है, उनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। नदीत्व, नदी की भी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। इस तरह त्व लगा करके हम जब विभिन्न आधारों को एक आधार में पिरोना चाहते हैं तो उस स्थिति का नाम जाति है। इस जाति के ज्ञान से हम बड़े शब्दों को सिद्ध करते हैं। जाति भी एक पदार्थ है, जो 6 पदार्थ होते हैं वैशेषिक दर्शन में: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। समवाय, तो उसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, सामान्य शब्द का अर्थ जाति। तो इस जाति से भी बड़ा ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। जब वैशेषिक का प्रकरण होगा तो उसको उस समय वहां स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा।
तो इस तरह अब आप समझिए जाति भी हमारे व्यवहार में आने वाला एक शब्द है। फिर इसको खोला भाष्यकार ने, जिससे अनेक व्यक्तियों में परस्पर भेद नहीं होता, ऐसा एक कथन कर देते हैं। अनेक व्यक्तियों में समता का ही उसमें कथन होता है, कभी भेद दिखाई नहीं पड़ता। जैसे भारतीयत्व, भारतीय जो आचार व्यवहार है उससे परिचित होता है वो व्यक्ति, और पृथ्वीवासित्व और चंद्रवासित्व अगर हो, चंद्र में अगर हम रहने लायक या कुछ मिले, रहने वाले मिले, तो वो चंद्रवासित्व, उनमें चंद्र के जो स्वभाव है, मोमेंटम है, उसके हिसाब से रहन सहन का ज्ञान उनमें होगा। हम भारत में हैं तो भारतीयत्व, तो अगर यूरोपीयत्व होगा तो इस तरह होगा। अगर हम दुबई में रहेंगे, अरब अरब देशत्व, अरब वासित्व, तो इस तरह अरब कंट्री में रहेंगे, इस तरह नाम होगा। तो यहाँ अनेक व्यक्तियों में परस्पर भेद का ज्ञान नहीं होता। और फिर इसको खुला, जो अनेक पदार्थ द्रव्य रूप और व्यक्तियों में एक समान ज्ञान को उत्पन्न करता है, अनेक द्रव्यों में भी समान ज्ञान को उत्पन्न करता है, व्यक्तियों में भी समान ज्ञान को उत्पन्न करता है। तो द्रव्य में काष्ठत्व, लकड़ी कई तरह की होती है, उसका भी कथन होता है। स्वर्णत्व, कृशत्व, व्यक्ति में भी भेद है, कृशत्व पतले लोगों का ग्रहण हो जाता है, स्थूलत्व, इस तरह वो जाति है। तो जाति का बिल्कुल यही अर्थ है, भिन्न भिन्न आधारों में एक समान ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो सिद्धांत है उसी का नाम जाति है, इतना ही है। और ये थोड़ा कठिन होने के कारण कुछ प्रक्रिया ग्रंथ बने बाद में न्याय दर्शन पर, उन्होंने जाति को इस तरह खोला। पहले भी हमने पढ़ा है, फिर स्मरण कराता हूं। बल्कि इस परिभाषा से इतना अधिक स्पष्टीकरण नहीं है, इस परिभाषा को आप याद रखें, सामान्यम नाम जाति, सामान्य शब्द का अर्थ जाति है। जाति को सामान्य कहते हैं, सामान्य को जाति कहते हैं। तो इस तरह ये पर्यायवाची शब्द है। और एकम जाति कितनी होती है? एक ही होती है। और एक प्रजाति का उसमें कथन होता है, एक समूह का उसमें कथन हो जाता है, इसलिए जाति है, एक है। और नित्य है, नित्य है यानी वो विनाश नहीं प्राप्त करता। अगर जैसे अनुराधा जी ने प्रस्ताव रखा था, बड़े जो हमारी जातियां हैं नष्ट हो गई, बड़ी जातियां, लेकिन नष्ट होने पर भी इन जातियों का अस्तित्व निश्चित रूप से ईश्वर के पास विद्यमान होता है। तो हर सृष्टि में फिर उनका आगमन होता है और फिर इनका फिर धीरे धीरे नियमन होता है। तो इसलिए आप ये नहीं कहेंगे कि आम खत्म हो गए, आम के पेड़ सब काट दिए गए, बिल्कुल आम का अस्तित्व खत्म हो गया, आम की प्रजाति खत्म है, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से ईश्वर व्यवस्था में सब कुछ स्थिर है। तो इसलिए ये नित्य है, व्यक्ति की मृत्यु होती है, जाति की मृत्यु नहीं होती है। तो इसलिए एक और नित्य है। और अनेकानुगतम, अनेकों को लेकर के, अनुगत यानी अनेकों को लेकर के इसका व्यवहार होता है। और इसी तरह सामान्यम, और उसी को हम सामान्य शब्द से कथन करते हैं। तो एकम नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम। और ये सामान्य भी द्विविध है, जाति के दो प्रकार के व्यवहार होता है, परम अपरम च। और जो परम है और अपरम च है, यहाँ अपरम शब्द से अभिप्राय है कि सामान्य और परम से विशेष। तो अपर सामान्य जो है वो छोटा है दायरे में, पर सामान्य जो बड़ा दायरे में है। यहाँ एक बढ़िया योग दर्शन का प्रकरण हमारे चौधरी साहब स्मरण कराए। और ये क्या है? प्रकरण है ना, पर वैराग्य अपर वैराग्य। अच्छा, इसमें क्या है कि अपर वैराग्य तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, गलत कहा, पर तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम। अब पर अपर क्या है ना, अपर है दृष्टानु श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो वैराग्य की दो परिभाषाएं हैं। क्या कहा? तत्परम विवेक ख्याते गुण विशिष्टम। तत्परम, पर को श्रेष्ठ माना गया है और अपर को गौण माना गया है योग दर्शन में। तो यहाँ जो है हम इसको विचार को घुमाते हैं, यहाँ थोड़ा अलग है। योग दर्शन में पर वैराग्य जो है श्रेष्ठ वैराग्य है, और अपर वैराग्य जो है निकृष्ट स्तर का वैराग्य है।
और यहाँ क्या है, जो पर है, मैंने जो विचार रखा था उसको मैं छोड़ देता हूं। अपर जो है यहाँ श्रेष्ठ है, पर जो है ये गौण है, इस तरह घुमाना होगा। तत्सामान्यम द्विविधम, पर सामान्यम अपर सामान्यम, पर गौण है, अपर उत्कृष्ट है। और योग दर्शन में भिन्न भिन्न रखा तो ऐसा क्यों कथन हुआ, इस तरह एक विचार आता है। यानी सबसे पहले अपर वैराग्य होगा और पर वैराग्य होगा। पर जब तत्परम पुरुष अख्यात गुण वै तृष्णम, जब सत्वादि गुणों को छोड़ने की इच्छा होगी, सत्वादि गुणों से आप निवृत्त हो जाएंगे, तब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी और उस समय आपको समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, ऋतंभरा प्रज्ञा आदि की स्थिति आपको मिलेगी। तो इस तरह क्यों कथन है, तो कथन इसके पीछे तर्क यही है यहाँ, किंतु लेकिन भिन्न कथन है। सामान्य कथन पर है और विशेष कथन अपर है। तो यहाँ क्या है कि शास्त्रों के आधार पे भिन्न भिन्न परिभाषाएं होती है। तो योग दर्शन में एक अलग परिभाषा होगी और यहाँ जो न्याय दर्शन में इस तरह एक अलग परिभाषा होगी। तो कहाँ कैसी परिभाषाओं का ग्रहण होता है, ये आपको विवेक रखना होगा। और हर जगह अपर ही श्रेष्ठ होगा, पर गौण होगा ऐसा नहीं, और पर ही श्रेष्ठ होगा अपर गौण होगा ऐसा नहीं। तो विविध परिप्रेक्ष्य में इनका अर्थ हमें ग्रहण करना होता है। तो अगर इन शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा, तो कई बार हम धोखे खा जाते हैं। तो पर जो है निकृष्ट है, पूर्व विचार को मैं बदलता हूं, पर निकृष्ट है, अपर जो है श्रेष्ठ है। तो इस तरह जाति दो प्रकार के हैं और उनके स्वरूप बताते हैं कैसे कैसे निकृष्ट और उत्कृष्ट है। अगर दिल्लीत्व हमने कर दिया तो दिल्ली एक छोटे क्षेत्र में, दिल्ली में रहने वाले लोगों का कथन हो गया। अगर भारतीयत्व कह दिया तो उससे दायरा बड़ा हो गया। तो इसलिए दिल्लीत्व कहेंगे तो पर सामान्य है, और अगर भारतीयत्व कहेंगे तो अपर सामान्य है। तो इस तरह अगर पृथ्वीत्व कहेंगे इन दोनों से, वो बन जाएगा अपर सामान्य, और ये दोनों पर सामान्य के स्तर में रहेंगे। पर परतर, फिर ये अपर सामान्य, इस तरह भेद करना होगा। अगर 3-4 इस तरह कथन कर दें कि राजौरी गार्डन वासित्व, दिल्लीत्व, भारतीयत्व, पृथ्वीत्व करेंगे तो फिर भेद हम इस तरह करेंगे, पर सामान्य परतर, सामान्य परतर, मध्यम परतर, विशेष परतर, इस तरह भेद हम कर सकते हैं। लेकिन इतना ही आप समझिए कि एक विशेष पैमाने के समूह को इकट्ठा करने के लिए ये सामान्य का प्रयोग होता है, और 2 प्रकार का प्रयोग देखा जाता है, सामान्य स्तर और विशेष स्तर इसके होते हैं। तो इस तरह जाति के माध्यम से वैशेषिक दर्शन को हम समझेंगे। तो मैं समझता हूं हमने इस प्रकरण में बढ़िया ढंग से आकृति, व्यक्ति और जाति का अध्ययन किया। सूत्रकार का बहुत धन्यवाद, भाष्यकार का बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह हमारा जो द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ, एक समीक्षा करेंगे अगले अवसर पे। फिर इस समीक्षा के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या क्या हमने अध्ययन किया। तो अगली क्लास कोई ये जो आपके काव्य श्रृंखला बनाने का अवसर नहीं होगा, केवल इसको आवृत्ति करने का एक अवसर होगा। सभी आप आइए, और आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। शांति पाठ। कम हो गया, एक कविता लिखनी नहीं होगी। आपको अवसर मिल गया अगली क्लास के लिए। हाँ, लेकिन कक्षा महत्वपूर्ण होगी। पूर्व पढ़े हुए बिंदुओं को हम थोड़ा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। अनुराधा जी, अनुराधा जी, एक कक्षा क्यों? अभी तो पार्ट 2 रहता है इसका पूरा। हाँ, न्याय दर्शन का पार्ट 2 भी तो है। पार्ट 2? हाँ जी बेटा। हाँ, अभी जिसमें अभी तो है बेटा तृतीय अध्याय आदि, जिसमें तृतीय अध्याय प्राप्त शुरू होगा। अगली क्लास में, अगली इस बार की तो मैं लिखूंगी कविता। आचार्य जी कह रहे हैं अगली बार में वो उसकी समरी करेंगे ना, तो उसमें फिर समरी में तो फिर मेरे को कविता नहीं लिखनी ना। अगली क्लास की कविता नहीं लिखूंगी, इसकी तो लिखूंगी। जी ठीक है। तृतीय अध्याय अभी रहता है। हाँ जी, इसमें तो इसकी तो लिखूंगी मैं, इसकी तो लिख दूंगी। ठीक है। एक वैष्णव संत ने बढ़िया बात कही है, ससंजसे ते विरहोति दुस्सहा, कि हे ईश्वर, आपसे विछोड़ते ही ये जो विरह है वो बड़ा दुखकर होता है। मैं चाहता हूँ आपसे मैं विच्छेद को प्राप्त न करूं, आपसे विछोह को प्राप्त नहीं करूं, हमेशा ही आपके साथ जुड़ा रहूं।
तो यही भावना हमारी वेद माता जी से निकलती है कि कैसे आपने बंद कर दी। तो चलिए, आर्ष ग्रंथों के प्रति आपकी श्रद्धा ईश्वर बनाई रखे। आइए शांति पाठ कर लेते हैं, फिर आगे प्रकरण शुरू। आचार्य जी कहाँ गए? अरे आचार्य जी कहाँ गए? शांति पाठ नहीं हो रहा? दो हो गया है, लेफ्ट आया वेद संस्थान लेफ्ट। वो इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई होगी कनेक्शन में। हाँ चलो नमस्ते जी, मैं इधर जा रही हूँ। हम कर सबको लेते हैं नमस्ते। शांति पाठ, हम लोग कर लेते हैं ना। रंजना जी, नहीं शांति एक मिनट रंजना जी से पूछो, वो क्लास का बता रखे उस दिन। नामा शांति रेधि आचार्य ओम का पूरा ही होगा। शांति 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 शांति।